हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 1 to 5 का कंप्लीट सॉल्यूशंस किया जाएगा। जो क्लास 11 फिजिक्स IIT JEE एंड नीट एंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। In this video, I Abhay Kumar going to solve exercises problems 1 to 5 of the book Concepts of Physics Part 1 Chapter 7 Circular Motion for Class 11 Physics and IIT JEE and NEET entrances. प्रॉब्लम 1 इज इसके इस वीडियो के प्रॉब्लम्स जो डॉक्टर एस सी वर्मा साहब का बुक पार्ट 1 का चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन के 1 to 5 एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशंस करना है। इनके प्रॉब्लम्स को मैं 1 by 1 करके पढ़ता हूं, जिसे आप सभी सुनकर नोट कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक पार्ट 1 का हेल्प ले सकते हैं। प्रॉब्लम 1 इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.85 into 10 to the power 5 kilometer, and the time taken by the moon to complete one revolution around the earth is equal to 27.3 days. मून का, चंद्रमा का अर्थ के राउंड और अर्थ के टुवार्ड्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात करना है। जब पृथ्वी से, अर्थ से मून, चंद्रमा की दूरी 3.85 into 10 to the power 5 किलोमीटर है, जबकि मून का, चंद्रमा का अर्थ के राउंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, परिभ्रमण का आवर्तकाल 27.3 डेज है। तो इस प्रॉब्लम में गिवन डाटा के हेल्प से मून का सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो अर्थ के टुवार्ड्स क्रियाशील होगा, एक्ट करेगा, उसे मालूम करना है। तो प्रॉब्लम 1 एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 1 चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय डॉक्टर एस सी वर्मा। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, that is book 1. Given data in this problem is distance of the moon, distance of the moon from the earth, distance of the moon from the earth. It can be denoted by the symbol a small r. So distance of the moon from the earth is, say, symbol r equals to, it is given 3.85 into 10 to the power 5 kilometer. 3.85 into 10 to the power 5 किलोमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर। 3.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3 मीटर, दैट इज 3.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8 मीटर। अर्थ से
पृथ्वी से मून चंद्रमा का डिस्टेंस स्मॉल आर से स्मॉल आर, सिंबल को हमने स्मॉल आर सपोज किया, डिस्टेंस तो दिया है प्रॉब्लम में 3.85 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 3.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 5 एंड 1 किलोमीटर इज 10 टू पावर 3 मीटर, देयरफॉर स्मॉल आर इक्वल्स टू 3.85 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर। अब अर्थ से मून का डिस्टेंस मीटर में 3.85 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर हो गया, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। एंड टाइम पीरियड ऑफ द मून, अर्थ के राउंड मून को एक साइकिल, एक कंप्लीट रोटेशन करने में, मून चंद्रमा को पृथ्वी अर्थ के राउंड एक पूरा चक्कर करने में लगा समय टाइम पीरियड ऑफ द मून कहलाता है। एंड वह टाइम पीरियड कितना है? 27.3 डेज। सो टाइम पीरियड of the moon around earth is, symbol of time period is capital T, equals to 27.3 days। इस टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया जाए, दैट इज 27.3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डे। 1 डे में कितना, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो 27.3 डेज मीन्स 27.3 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो एक डे, 1 डे में कितने घंटे होते हैं? 1 डे में, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एंड 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 27.3 एंड 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60 इक्वल टू 86। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन we can obtain 86,400 second. 86,400 second. So time period of the moon around the earth is 27.3 days, and it is now in second, 27.3 multiplied by 86,400 second. डेज को कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में। तो यह गिवन डाटा है, इसके हेल्प से अर्थ के टुवार्ड्स मून का सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो पहले वेलोसिटी मून का अर्थ के अराउंड जब मून रिवॉल्यूशन करता है तो उसका स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हम मालूम कर सकते हैं। तो मून का रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ पर है, इसलिए स्पीड ऑफ द मून v इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है तो डिस्टेंस होगा पाथ ऑफ द सर्किल, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, 2 पाई r अपॉन टाइम इज in one complete rotation, time taken by the moon to complete one rotation about the earth is time period, तो कैपिटल T। अर्थ के राउंड मून को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मून, दैट इज स्पीड ऑफ द मून, v इक्वल टू 2 पाई r सर्कुलर डिस्टेंस, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ द मून डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ द मून। तो मून के सर्किल का, मून जिस सर्किल में रिवॉल्व करता है उसका सर्कमफ्रेंस, उसकी परिधि, चंद्रमा के वृत्तीय पथ की परिधि 2 पाई r बटा टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड आवर्तकाल। नाउ see it is equation 1. Now expression for centripetal acceleration is AC equals to v square by r. So using the formula AC is equal to v square by r, v is 2 pi r by t, so 2 pi r by t का होल स्क्वायर, 2 pi r अपॉन कैपिटल T का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई टी, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई r।
न्यूमरेटर में आर है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाई आर। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन of the moon towards the earth। AC equal to centripetal acceleration का सिंबल AC, सिंबल ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज AC, फॉर्मूला इज v स्क्वायर बाई आर। v का वैल्यू 2 पाई r अपॉन t हमने सब्स्टिट्यूट किया, होल स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई आर, क्योंकि v स्क्वायर बाई आर है तो v का वैल्यू 2 पाई बाई 2 पाई स्मॉल r अपॉन t का स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में r है तो 1 बाई r। further we can write it as 2 pi square, that is 4 pi square and r square, 2 pi r का whole square is 4 pi square r square upon capital T square multiplied by 1 by r। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का r, न्यूमरेटर के r स्क्वायर के एक पावर से कैंसिल हो गया, that is 4 pi square r small r radius of the circle, circular path of the मून्स ऑर्बिट। तो 4 पाई स्क्वायर कितना बच गया, 4 पाई स्क्वायर आर स्मॉल आर अपॉन टी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट कर दिया जाए, 4 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, उसका स्क्वायर 9.86, तो पाई स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू हम 9.86 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 9.86 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस of the circular orbit, circular path of the moon is equal to the distance of the moon from the earth। मून का डिस्टेंस अर्थ से जितना है वही मून के सर्कुलर ऑर्बिट का, अर्थ के राउंड मून के सर्कुलर ऑर्बिट वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। तो यार डिस्टेंस है, स्मॉल आर गिवन है प्रॉब्लम में, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, तो यह मून के सर्कुलर ऑर्बिट का अर्थ के राउंड रेडियस हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में अब केवल r बचा है तो r का वैल्यू रख दिया जाए, 3.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट किया हमने, तो 10 टू पावर 8 मीटर, 10 टू द पावर 8 मीटर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर, एंड टी का वैल्यू कितना हो गया, मून का टाइम पीरियड अर्थ के अबाउट 27.3 डेज है तो उसे हमने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में, 27.3 मल्टीप्लाइड बाई 86,400 सेकेंड, तो कैपिटल टी का वैल्यू 27.3 मल्टीप्लाइड बाई 86,400 सेकेंड का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई we can write in the denominator 27.3 multiplied by 86,400 square का whole square। This is the centripetal acceleration of the moon। After calculation we get the value of centripetal acceleration AC denoted by the symbol small a suffix में c is equal to 2.73 multiplied by 10 to the power minus 3 meters per second square, 2.73 into 10 to the power minus 3 meter per second square। This is the answer of the problem। So after calculation we can find this value, centripetal acceleration of the moon AC equals to 2.73 multiplied by 10 to the power minus 3 meter per second square। This is the solution of problem 1 of chapter 7 circular motion of the book Concepts of Physics part 1। Now problem 2 of this chapter 7 circular motion book
Concepts of Physics, Part 1. Problem 2 is find the acceleration of a particle placed on the surface of the Earth at the equator due to Earth's rotation. The diameter of Earth is equal to 12,800 kilometer, and it takes 24 hours for the Earth to complete one revolution about this axis. इस प्रॉब्लम में एक पार्टिकल जो कि अर्थ के इक्वेटर पर लाई करता है, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन मालूम करना है। अर्थ का डायमीटर 12,800 किलोमीटर है एंड अर्थ को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं, जो हम जानते थे। तो अर्थ के इक्वेटर विषुवत रेखा, अर्थ का इक्वेटर विषुवत रेखा, अर्थ के सेंटर से पास होने वाला हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसे इक्वेटर कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। तो अर्थ के इक्वेटर पर कोई पार्टिकल है, कोई कण है, उसका अभिकर्ण त्वरण, उसका सेंटीपीटल, उस पर एक्ट करने वाला, उस पर क्रियाशील सेंटीपीटल एक्सेलरेशन जो अर्थ के सेंटर की ओर एक्ट करेगा, उसे मालूम करना है। जबकि अर्थ अपने ऑन एक्सिस मतलब अर्थ अपने एक्सिस, अपने खुद का जो एक्सिस है, अक्ष है, उसके अबाउट परितः 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ इज कैपिटल टी। टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ कितना होगा? 24 आवर्स होगा अपने एक्सिस के अबाउट, एंड पार्टिकल का भी वही टाइम पीरियड होगा, क्योंकि पार्टिकल भी जो अर्थ के इक्वेटर पर लाई करता है तो अर्थ के साथ साथ रोटेट करेगा सर्किल में। उस पार्टिकल पर सर्किल के सेंटर, दैट इज अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, अभिकर्ण त्वरण क्रियाशील होगा, जिसका वैल्यू मालूम करना है। So now in problem 2 we have to solve this problem. The given data जो दिया गया है प्रॉब्लम में वह क्या है? डायमीटर दिया है अर्थ का, कैपिटल D इक्वल टू डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन 12,800 किलोमीटर। सो रेडियस ऑफ द अर्थ इज R, कैपिटल R इक्वल टू D/2। सर्किल का रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, तो D/2, दैट इज 12,800/2 किलोमीटर, दैट इज 6,400 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर 2 से डिनोमिनेटर में 2 है, तो कैंसिल होकर के 6,400 किलोमीटर। एंड मीटर पे अगर कन्वर्ट कर दिया जाए रेडियस ऑफ द, तो क्या हो जाएगा? 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर। तो 64 into 100, that is 6,400 kilometer, means 6,400 multiplied by 10 to the power 3 meter, and it can be written as 6.4 into 10 to the power 6. तो पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होगा वह अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो T इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द 24 आवर्स इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 into 60 सेकेंड। 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो 24 आवर्स मीन्स 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 into 60 seconds. That is, after multiplying we can get, after multiplication we get 86,400 seconds. 24 hours is equal to 24 multiplied by 60 into 60 seconds, that is 86,400 seconds. Now velocity of the particle lies on the earth equator. पार्टिकल का वेलोसिटी
और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड हो जाएगा, क्योंकि वह पार्टिकल अर्थ के इक्वेटर, अर्थ के विषुवत रेखा पर स्थित है। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल लाइज ऑन द अर्थ इक्वेटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, डिस्टेंस इज सर्कुलर डिस्टेंस, क्योंकि पार्टिकल जो लाई करता है अर्थ के इक्वेटर पर, वो अर्थ के साथ सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा, सर्किल में रोटेट करेगा। तो circumference of the circle, the distance covered by the particle in one complete rotation is 2 pi r, 2 pi r, say it is capital R upon time period of the particle is equal to time period of the अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होगा। अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में एक बार रोटेट कर लेती है, तो अर्थ के इक्वेटर पर जो पार्टिकल होगा वह भी अर्थ के साथ साथ 24 आवर्स में वन कंप्लीट रोटेशन अर्थ के एक्सिस के अबाउट कर लेगा। तो 2 पाई आर अपॉन टी, दैट इज से इट इज आल्सो इक्वेशन नंबर 1 इन दिस प्रॉब्लम। Therefore, centrifugal force acting on the particle lies on the Earth's equator. अर्थ के इक्वेटर पर स्थित, अर्थ के विषुवत रेखा इक्वेटर पर स्थित पार्टिकल का पर क्रियाशील एक्ट करने वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होगा? AC इक्वल टू b स्क्वायर बाई r। तो इट इज AC इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सेंट्रीपिटल acceleration of the particle। पार्टिकल जो कि अर्थ के पृथ्वी के इक्वेटर विषुवत रेखा पर स्थित है, तो अर्थ के रोटेशन के साथ साथ पार्टिकल भी रोटेट करेगा, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल और बॉडी अगर सर्किल में रोटेट करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल अलोंग द रेडियस। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल AC इक्वल टू b स्क्वायर बाई r, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए इक्वेशन 1 से, a इक्वल टू 2 पाई r बाई t, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम की जगह टाइम पीरियड हो गया, वन कंप्लीट रोटेशन में जितना समय लगेगा अर्थ का वन कंप्लीट रोटेशन में के साथ साथ पार्टिकल भी वन कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो वह टाइम पीरियड हो जाएगा कैपिटल टी। टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर्स है, जो कि 86,400 सेकेंड है। तो ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो 2 पाई कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अपॉन कैपिटल टी, और यही रेडियस अर्थ के पार्टिकल के भी सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस होगा। तो 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, डिनोमिनेटर में टी है, उसमें स्पीड का जो फॉर्मूला है उसमें, तो 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है AC इक्वल टू b स्क्वायर बाई r, डिनोमिनेटर में क्या है? r है, 1 बाई r मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई r, AC इक्वल टू b स्क्वायर बाई r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एंड v का वैल्यू 2 पाई r अपॉन कैपिटल टी हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया इसमें। तो 2 पाई r अपॉन कैपिटल टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, डिनोमिनेटर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कितना है? r है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई r, 1 बाई r। यहाँ भी कैपिटल आर यूज किया जाए, स्मॉल आर की जगह पर हमने यूज किया है रेडियस ऑफ द अर्थ का रेडियस है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन है, अर्थ के सरफेस पर इक्वेटर पर जो पार्टिकल है वह रोटेट कर रहा है, तो उसके भी रोटेशन का मतलब उसके भी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर यूज किया गया, क्योंकि अर्थ का डायमीटर दिया हुआ है 12,800 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस डायमीटर का भी जानते हैं कि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो d/2 दैट इज 6,400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 into 10 मीटर। So it is now AC is equal to 2 pi r upon t का whole square multiplied by 2 pi r upon t whole square multiplied by 1 by r, and 2 pi capital R square is 4 pi square capital R square upon डिनोमिनेटर में t है, तो t का भी होल स्क्वायर है,
टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/r कैपिटल आर। आर से न्यूमरेटर में आर है, न्यूमरेटर में आर है, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर है, और यहाँ पर न्यूमरेटर का आर स्क्वायर का एक पावर न्यूमरेटर के आर से, डिनोमिनेटर का आर से कैंसिल होकर के एक पावर बचेगा यहाँ 4 पाई स्क्वायर इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर। जो फाइनल एक्सप्रेशन है सेंटीमीटर एक्सप्रेशन का वो हो गया 4 पाई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। वैल्यू रख दिया जाए 4 पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, 3.14 स्क्वायर दैट इज 9.86, 3.14 स्क्वायर इज 9.86 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 मीटर में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन टाइम पीरियड कैपिटल टी 86,000 24 आवर्स दैट इज 86,400 सेकेंड। तो 86,400 का स्क्वायर ऑल स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन के बाद मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के बाद हम ऑब्टेन कर सकते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अभिकर्ण त्वरण एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अर्थ के इक्वेटर विषुवत रेखा पर स्थित पार्टिकल, अर्थ के इक्वेटर पर जो पार्टिकल लाई करता है पर एक्ट करने वाला उस पर क्रियाशील अभिकर्ण त्वरण सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। AC इक्वल्स टू 0.0336 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So AC equals to 0.0336 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह इस प्रॉब्लम का आंसर होगा, जो कि इस बुक में भी इस प्रॉब्लम का आंसर 0.0336 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। After calculation, we can obtain it. Centripetal acceleration acting on the particle, or centripetal acceleration of the particle. Now problem 3, chapter 7, circular motion, book, concept of physics. Part 1. The problem is a particle moves in a circle of radius 1 meter at a speed given by v equals to 2.0 t, where v in centimeter per second and time t in seconds. Part A, find the radial acceleration of the particle at time t equal to 1 second. Part B, find the tangential acceleration at time t equal to 1 second. And part C of this problem, find the magnitude of acceleration at time t equal to 1 second. प्रॉब्लम 3 में एक पार्टिकल है जो 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल में स्पीड v इक्वल्स टू 2.0 t के स्पीड से, मतलब 2.0 t स्मॉल t टाइम स्पीड से रोटेट करता है सर्किल में, जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, सर्किल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है एंड पार्टिकल का स्पीड v इक्वल्स टू 2.0 t, जहाँ पर स्पीड को का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड है, जबकि टाइम का यूनिट सेकेंड, टाइम को सेकेंड में एक्सप्रेस किया गया। तो पार्ट ए में रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड मालूम करना है। रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एक ही चीज है। दोनों किसी पार्टिकल पर, सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल पर और किसी ऑब्जेक्ट पर रेडियस के लॉन्ग सेंटर के क्वार्ट्स, उस सर्किल के सेंटर के क्वार्ट्स बट रेडियस के लॉन्ग एक्ट करता है।
तो पार्ट ए में e बराबर 1 सेकेंड टाइम 1 सेकेंड पर पार्टिकल का सेंटीमीटर रेडियल एक्सेलरेशन, दैट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मालूम करना है। पार्ट बी में पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मालूम करना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर रेट करता है, जिस सर्किल के अलाउंग, जिस सर्किल के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट करता है सर्किल के सर्कमफ्रेंस के अलाउंग, सर्किल के जिस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर पार्टिकल रोटेट करता है तो उसके अलावा उस पार्टिकल का स्पीड होता है एंड सर्कमफ्रेंस के ही डायरेक्शन में पार्टिकल का पार्टिकल जो है टाइम के साथ उसका स्पीड जब चेंज करता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल का सर्कुलर पाथ के सर्कमफ्रेंस के अलाउंग एक्ट करता है, क्रियाशील होता है। एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। रेडियल एक्सेलरेशन हिंदी में ट्राइजे त्वरण कहा जाता है। तो ट्राइजे त्वरण अभिजन त्वरण ही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है जो कि पार्टिकल का सर्कुलर पाथ के रेडियस के अलोंग उसके सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट करता है। इसे डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को तो समझने में और भी आसानी होगी। यह सर्किल है, से रेडियस ऑफ द सर्किल, सिंबल रेडियस ऑफ द सर्किल का क्या होता है, स्मॉल आर होता है या कैपिटल आर से भी सपोज कर सकते हैं। लेकिन रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इस सर्किल का जिस पर पार्टिकल रोटेट करता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वह अलोंग द टेंजेंट, इसके अलोंग पार्टिकल का वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, उस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। वो अलोंग द टेंजेंट एक्ट करता है। एक ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सिंबल क्या हुआ, स्मॉल ए, सिंबल स्मॉल ए सफिक्स में टी होगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट इज इक्वल टू डी वी अपॉन टी। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर एक्ट करता है, वह तो सर्किल के सेंटर की ओर एक्ट करेगा। सपोज किया जाए सर्किल का सेंटर वो है, इसके अलाउंग एक्ट करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। इसे एसी और ए आर सिंबल से डिनोट किया जाता है। रेडियल एक्सेलरेशन को ए स्मॉल आर सफिक्स में देकर के और ए स्मॉल ए सफिक्स में सी देकर के डिनोट किया जाता है। तो पार्ट ए में मालूम करना है पार्टिकल का 1 सेकेंड में रेडियल एक्सेलरेशन, दैट इज ए आर और ए सी which acts towards the center of the circle along the radius. पार्ट बी में मालूम करना है टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि सर्किल पर, सर्किल के किसी पॉइंट पर जहाँ पार्टिकल होगा उस पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के अराउंड होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक ही फॉर्मूला होता है डी वी अपॉन टी, इसे मालूम करना है। पार्ट 3 में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, दैट इज नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो ए आर एंड ए टी का जो रिजल्टेंट होगा वह रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वह हो गया ए से रिप्रेजेंट होगा। तो इस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मालूम करना है जो कि रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट तो हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है पार्ट 3। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3, चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन बुक, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, पार्ट 1। तो इट इज गिवन रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस ऑफ द सर्किल कितना है, रेडियस से स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द सर्किल इज 1 cm। मीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है 1 cm बाई 100 मीटर, लेकिन इस बुक में आंसर को सेंटीमीटर में ही, सीजीएस यूनिट ही फॉलो किया गया है, तो हम सेंटीमीटर में ही, सीजीएस यूनिट में ही रेडियस को हमने देता है। तो रेडियस ऑफ द सर्किल दिया है r इक्वल टू 1 cm एंड पार्टिकल का जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वह दिया है टाइम का फंक्शन के रूप। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो दिया है, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज a function of time is
given by V equals to 2.0 into T meter per second. That is 2.0. We can write it as 2T meter per second. Say it is equation number 1. तो पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इक्वल टू फंक्शन, मतलब टाइम का फंक्शन के रूप में टाइम से रिलेटेड है 2.0 टी 2.0 इंटू टी स्मॉल टी दैट इज 2t मीटर पर सेकंड. से इट इज इक्वेशन नंबर 1. तो अब फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट ए का सॉल्यूशन किया जाए. रेडियल एक्सेलरेशन, जैसा हमने बताया, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t equal to 1 second. Radial acceleration means centripetal acceleration, क्योंकि रेडियस के लॉन्ग सर्किल के सेंटर की ओर एक्ट करता है. सर्किल का सेंटर हमने सपोज किया है, यहाँ सर्किल है जिस पर पार्टिकल मोशन करता है एंड पार्टिकल का स्पीड भी दिया है. स्पीड का भी वही डायरेक्शन, स्पीड के डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो टाइम के साथ स्पीड चेंज करता है. 2.0 into t 2t मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया है. तो रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल द फॉर्मूला इज AR रेडियल एक्सेलरेशन, सफिक्स में R stands for radius. तो A is the symbol of acceleration. तो रेडियल एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल a सफिक्स में R. और जैसा कि मैंने बताया, रेडियल एक्सेलरेशन और कुछ नहीं है बल्कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है, जो कि सेंटर के अराउंड काम करता है, सेंटर के टुवर्ड्स काम करता है रेडियस के अराउंड. तो AR और AC एक ही चीज है. रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेम चीज है. V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला होता है. एंड V द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एंड द स्पीड टाइम 1 सेकंड पर मालूम करना है ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड. 1 सेकंड पर स्पीड कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 से 2 V द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय V इक्वल टू 2t दैट इज 2 into 1 सेकंड दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड है, सॉरी हमने गलती से मीटर पर सेकंड लिख दिया है, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड है. इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, लेकिन इस बुक में आंसर सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में ही दिया गया है, इसलिए हमने सीजीएस यूनिट ही फॉलो किया. तो AR इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, एक चीज है V स्क्वायर बाय R. एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, तो t के जगह 1 पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1 में. तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम 1 सेकंड कितना हो जाएगा 2 into 1 दैट इज 2. t के जगह 2 स्क्वायर, t बराबर 1 सेकंड पर वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगा. 2 स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल इज 1 cm, so it is 1 2 स्क्वायर अपॉन 1 V स्क्वायर बाय R. V की जगह 2, t बराबर 1 सेकंड पुट करके इक्वेशन 1 से जो स्पीड का वैल्यू दिया है 2.0 t दैट इज t इक्वल टू 1 सेकंड, देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो v की जगह हमने 2 स्क्वायर अपॉन 1 दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन का यूनिट होता है. तो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड मालूम हो गया. AR इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हमें मालूम करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने बताया AT इक्वल टू dv अपॉन dt होता है. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल at t equal to 1 second is टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होता है along the direction of velocity of the particle in this case. तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी होता है, का डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में टाइम के साथ पार्टिकल का स्पीड चेंज करता है. यहाँ पर या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो उस सिचुएशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो पार्टिकल पर केवल रेडियल एक्सेलरेशन एक करता है कि पार्टिकल का स्पीड और ऑब्जेक्ट का स्पीड तो कांस्टेंट होता है सर्कमफेरेंस एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल के एवरी पॉइंट पर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. तो उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में
केवल पार्टिकल और ऑब्जेक्ट पर रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्ट करता है, क्रियाशील होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होता है, जिसमें कि पार्टिकल का स्पीड भी एवरी पॉइंट पर चेंज करता है टाइम का फंक्शन के रूप में, तो उस सिचुएशन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है या पार्टिकल मोशन करता है, तो उसमें टू टाइप्स के एक्सीलरेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, दो प्रकार के त्वरण प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक तो रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो सेंटर के अलोंग एक्ट करता है, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक्ट करता है। एंड दूसरा कंपोनेंट हो जाता है, दूसरा जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, वह टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, जो कि ऑब्जेक्ट के और पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग ही मैंने अलोंग द टेंजेंट रिएक्ट करता है, एंड जिसका फॉर्मूला होता है AT/GV/t। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t = 1 सेकंड, AT फॉर्मूला यूज कर दिया जाए dV/dt। अभी हम यहाँ पर d/dt, v का वैल्यू दिया है 2t, 2 तो कांस्टेंट है, v का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने इक्वेशन 1 में सपोज किया है, जो कि गिवन डाटा है प्रॉब्लम में, पार्टिकल का स्पीड एंड 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लिया जाए, d/dt जो सिंबल है उसके, तो क्या बचेगा, 2 तो हमने कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया इस डेरिवेटिव से, टाइम डेरिवेटिव से 2 बाहर हो गया, तो 2 आउटसाइड कर लिया, जो टाइम डेरिवेटिव है उसके बाहर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई d/dt ऑफ t, d/dt ऑफ t, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई d/dt ऑफ t, और t का जो डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यह टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आफ्टर डिफरेंशिएशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में केवल 2 है, टाइम का फंक्शन नहीं है, तो t = 1 पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो इसमें टाइम का फंक्शन ही नहीं है, वो तो डिफरेंशिएशन के बाद t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, इसमें t = 1 सेकेंड पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वह टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इस केस में जो दिया गया प्रॉब्लम का जो डाटा है उसको होता है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, t = 1 सेकेंड पर भी, जो भी सेकेंड हो, क्योंकि अब टाइम पर यह टाइम फंक्शन अब इसमें है नहीं, इसलिए कोई भी टाइम हो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि अब टाइम पर अब डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये आंसर हो गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड इज AT = dV/dt = d/dt ऑफ v का वैल्यू 2t हमने रखा, 2 कांस्टेंट है, 2 तो डिजिट है, वह तो टाइम के साथ चेंज होगा नहीं, इसको हम कांस्टेंट की तरह लीड किया, बाहर कर दिया इस सिंबल के d/dt से, सिंबल के, तो d/dt ऑफ t पर होगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट, इसके अलोंग इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही, पार्टिकल का वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, टाइम के साथ स्पीड चेंज कर रहा है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। लास्ट में मालूम करना है एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, दैट इज जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है ए वेक्टर, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में, तो इसका जो है मैग्नीट्यूड मालूम करना। यहाँ रेडियल एक्सीलरेशन जो कि रेडियस के अलोंग सेंटर के द्वार से करता है सर्किल का, एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, दोनों के बीच में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल होगा दोनों के बीच में, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ज्योमेट्री से, इसलिए अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सॉरी जो नेट एक्सीलरेशन है, टोटल एक्सीलरेशन ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा यूजिंग बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, AR का मॉड स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सीलरेशन का मॉड स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मॉड स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ AR मॉड ऑफ AT इनटू cos 90, और थर्ड टर्म में cos, क्योंकि cos वाला टर्म में तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो थर्ड टर्म इस फॉर्मूला का तो 0 हो जाएगा, तो केवल जो नेट एक्सीलरेशन है और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू √AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो now solution of part 3, that is part C of problem 3, chapter 7 circular motion, book concepts of physics, part 1. So solution of part 3,
magnitude of net acceleration, magnitude of acceleration, so magnitude of the resultant or net or total acceleration is equal to mod of small a factor resultant acceleration. Resultant acceleration को जो परिणामी त्वरण है उसको हमने स्मॉल ए वेक्टर सिंबल से डिनोट किया है, डायरेक्शन भी दिखाया है ना, तो ये हो जाएगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, mod of a vector equal to the square root under the square root ar square, mod of ar square plus mod of ad square, that is ar square radial acceleration का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ar square plus ad square. Radial acceleration is we have obtained it in part A 4 cm per centimeter square. So ar square, that is substituting the value of ar, radial acceleration का value 4 है, 4 square plus tangential acceleration it is equal to 2 centimeter per second square. So यहाँ स्क्वायर कितना हुआ है यहाँ पर यूनिट में, tangential acceleration it is equal to dv by dt is equal to d by dt of 2t after differentiation it is 2 into dt by dt, d by dt of t that is 2 centimeter per second square. स्क्वायर कितना था, सॉरी स्क्वायर आप लोग यूज कर लो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल that is equal to 1 second 2 centimeter per second square है, so टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 centimeter per second square तो ad square फार्मूला में है, resultant magnitude of the net acceleration of the particle is mod of a vector equal to root under ar square plus ad square, so 4 square plus 2 square, that is 4 square is second plus 2 square is 4, that is root 20 centimeter per second square. कुछ में ही आंसर है, लेकिन इसे root under 5 into 4 that is 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 2√5 cm पर सेकेंड स्क्वायर. वैसे बुक में आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज स्मॉल h रूट अंडर 20 cm पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन रूट 20 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 into 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा एंड 5 रूट के अंदर रहेगा, तो 2 into root 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्दर भी रूट 5 का भी वैल्यू पुट करके फर्दर आंसर भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन यही सब वैल्यू था 2√5 रूट अंडर 20 cm पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन और 2√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस प्रकार प्रॉब्लम 3 का भी सॉल्यूशन कर दिया गया. Now problem 4, we have to solve problem 4, and the problem is a scooter weighing 150 kg together with its rider moving at the speed 36 km per hour is to take a turn of radius 30 meter. What horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? एक स्कूटर है जिसका मास उसके राइडर, उसके सवार सहित, मतलब उस पर जो आदमी सवार है उसके सहित 150 kg, एंड वह स्कूटर एक सर्कुलर टर्न ले रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ. उस स्कूटर पर कितने मैग्नीट्यूड का हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करेगा, उस स्कूटर पर क्रियाशील हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स की जरूरत होगी उस स्कूटर पर जिससे कि वह 30 मीटर रेडियस का टर्न ले सके.
30 मीटर रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ है, उस पर टर्न ले सके। कर्व पाथ है जिसका रेडियस कितना है, कर्व रोड है जिसका रेडियस 30 मीटर है, और उस पर एक स्कूटर टर्निंग ले रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि स्कूटर का उस पर सवार राइडर, मतलब उस पर जो सवार है, मतलब राइडर है, जो आदमी उस पर बैठा हुआ है, तो स्कूटर प्लस राइडर का मास 150 kg। तो उस स्कूटर पर कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स की जरूरत होगी ताकि वह स्कूटर 30 मीटर रेडियस के सर्कुलर रोड पर, सर्कुलर टर्निंग पर टर्न ले सके। वह हॉरिजॉन्टल फोर्स मालूम करना है। वह हॉरिजॉन्टल फोर्स निश्चित रूप से सेंटीपीटल फोर्स होगा, क्योंकि सेंटीपीटल फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। तो जिस हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात है इसमें कैलकुलेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, वह सेंटीमीटर, वह हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्कूटर will be the centripetal force. So in this problem, the given data is mass of the scooter with its rider, that is with man, m equal to 150 kg. मास हो गया स्कूटर का मास प्लस उस पर सवार राइडर, मतलब आदमी का मास 150 kg। रेडियस जो सर्कुलर रूट का है, टर्निंग का, 130 मीटर है। एंड स्पीड ऑफ द स्कूटर एट द टर्निंग इज 36 किलोमीटर पर आवर। So V, speed of the scooter is 36 kilometer per hour, and it is 36 multiplied by 5 by 18 meter per second. 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second. तो किलोमीटर पर आवर स्कूटर का स्पीड भी दिया है, रेडियस का सिंबल स्मॉल आर, एंड टोटल मास है स्कूटर का एंड राइडर का कैपिटल एम इक्वल टू सिंबल कैपिटल एम 150 kg। तो स्पीड स्कूटर का कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, एंड इसे हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 36 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। 36 कैंसिल हो गया 18 से, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द स्कूटर इज 36 किलोमीटर पर आवर, and in meters per second, in SI unit it is 10 meter per second. So horizontal force needed on the scooter is equal to the centripetal force. So horizontal force needed on the scooter equals to सेंटीपीटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्कूटर। सेंटीपीटल फोर्स किधर एक्ट करता है, इस डायरेक्शन में सेंटीपीटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल। सेंटीपीटल फोर्स सिंबल, सेंटीपीटल फोर्स का सिंबल FC कैपिटल है, सफिक्स में C, एंड सेंटीपीटल फोर्स इज mv²/r। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r। अभी तक हमने 1 to 3 प्रॉब्लम्स 1 to 3 में सेंटीपीटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया था v²/r। उसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंटीपीटल फोर्स F इक्वल टू mv²/r, जो कि स्कूटर पर रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, जिससे कि वह स्कूटर उस टर्निंग पर 30 मीटर के रेडियस का सर्कुलर रोड पर टर्निंग ले सके सेफली। हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू सेंटीपीटल फोर्स, मास इज गिवन 150, m की जगह 150 रिप्लेस किया गया। स्पीड ऑफ द स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10² mv² है फॉर्मूला में, तो 10² मास का वैल्यू 150,
multiplied by 10 square upon radius of the circle is 30 meter turning है, तो 30 150 into 10 square upon 30, that is 150 multiplied by 100 upon 30. 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 150 कैंसिल होकर 100 का 0 कैंसिल हमने कराया, 150 के 0 को भी कैंसिल करा सकते थे. अब 3 से 150 कैंसिल हो गया, दैट इज 50. 5 multiplied by 50 multiplied by 3, that is 150. So 50 into 10, that is 500. And unit of force is Newton. So horizontal force needed, required to act on the scooter for the safe turning at the curved road is 500 Newton. And horizontal force is equal to centripetal force. So Fc is equal to 500 Newton. आंसर. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 में, जो कि इसी प्रॉब्लम से मतलब प्रॉब्लम 4 से रिलेटेड है, उसमें एंगल ऑफ प्लैंकिंग मालूम करना है. प्रॉब्लम 5 इज if the horizontal force needed for the turn in the previous problem, that is problem number 4, या previous problem है जिसका आंसर horizontal force acting on the scooter is equal to centimeter force 500 न्यूटन आया. अब प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करना है, जो कि प्रॉब्लम 4 से ही रिलेटेड है. इसे आप लोग नोट कर लें, मैं इसे हटा देता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम 5 का सॉल्यूशन किया जा सके, जो कि प्रॉब्लम 4 से ही रिलेटेड है. तो गिवन डाटा तो वही होगा, केवल इसमें एंगल निकालना है, एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है. कर्व रोड है, मतलब कर्व बैंक रोड है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा को मालूम करना है. प्रॉब्लम नंबर 5, लेकिन प्रॉब्लम 5 का भी डाटा यही होगा कि प्रॉब्लम 4 से ही रिलेटेड. प्रॉब्लम 5 को मैं फिर से पढ़ता हूँ दोबारा, आप लोग बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, या मैं पढ़ता हूँ, इस प्रॉब्लम को पढ़ता हूँ एंड आप कभी उसे नोट भी कर सकते हैं 1-2 बार वीडियो चलाकर. अगर बुक नहीं है तो बुक है तो बुक का हेल्प ले सकते हैं. प्रॉब्लम 5 इज if the horizontal force needed for the turn in the previous problem, that is problem number 4, is to be supplied by the normal force by the road, what should be the proper angle of banking? यहाँ जो इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम 4 में horizontal force मालूम करना था स्कूटर का सर्कुलर रोड पर टर्निंग के लिए, तो वह फोर्स नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, रोड के द्वारा टायर्स, मतलब स्कूटर के टायर से होकर के जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है, तो उसके द्वारा हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा, मतलब ढाल कोण क्या होगा, स्लोप क्या होगा, रोड का स्लोप क्या होगा, यह रोड कैसा हो गया, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग मालूम करना है. तो इसका मतलब कर्व रोड जो है वो क्या है, बैंक रोड, कर्व बैंक रोड. कर्व तो है, सर्कुलर टर्निंग है, लेकिन ढाल है, स्लोप बना हुआ है. तो कोई भी व्हीकल वहां से पास करेगा तो अंदर, और वह स्लोप जो होता है इनवर्ट होता है, बाहरी एक जो सड़क का होता है उसे रेंज कर दिया जाता है. एंड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर जो रोड का जो न्यू शेप, जो ऑब्लिक शेप का रोड हो जाता है, हॉरिजॉन्टल से जो कि आउटर एज एलिवेटेड हो जाता है, इनर एज को डिप्रेस कर दिया जाता है. तो हॉरिजॉन्टल से रोड का जो इंक्लिनेशन है वह थीटा हो जाता है, और उसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है. तो उस बैंकिंग को, एंगल ऑफ बैंकिंग को मालूम करना है, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग को. तो जहाँ एंगल ऑफ बैंकिंग की बात है तो इसका मतलब है कि कर्व रोड कैसा है, वह कर्व रोड क्या है, बैंक रोड, कर्व बैंक रोड है, ढाल वाला, स्लोप वाला. तो हम जानते हैं कि when a vehicle is passed through a curved bank road, then one component of normal reaction of the road
on the vehicle, that is m sin theta provides the horizontal force, that is centripetal force to the vehicle. तो यहाँ भी इस प्रॉब्लम में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करता है प्रॉब्लम 4 में, वह नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, सड़क का नॉर्मल रिएक्शन, सड़क का स्कूटर पर नॉर्मल रिएक्शन के से ऑब्टेन होता है। तो प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग को मालूम करना है, बैंकिंग एंगल को मालूम करना है, कितना होगा, थीटा का वैल्यू निकालना है। काफ़ी आसानी से हम लोग इसे एंगल ऑफ बैंकिंग को मालूम कर सकते हैं। इसके लिए एक डायग्राम भी हम स्केच कर सकते हैं। सर्कुलर और कर्व बैंक रोड है, जहाँ आउटर एज को एलिवेट कर दिया गया है हॉरिजॉन्टल से कितने डिस्टेंस से, कितने हाइट से, एच हाइट से, जो हॉरिजॉन्टल है। अब एक्चुअल रेट का एक्चुअल जो रूट होगा वह उसमें तो स्लोप हो जाएगा, वह तो अब इंक्लाइन हो जाएगा, वह अब इंक्लाइन हो जाएगा, रूट जो है अब इंक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से आउटर एज को एलिवेट कर दिया गया सम हाइट से। तो अब रूट का जो एक्चुअल शेप है वह क्या हो गया, उसमें अब बैंकिंग आ गई, ढाल आ गया, तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन हो गया, या रूट हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल से इंक्लाइन हो गया उसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है। इस एंगल ऑफ बैंकिंग को मालूम करना। अब यहाँ पर जो सपोज किया जाए स्कूटर है, तो स्कूटर पर अब क्या होगा, स्कूटर जब पास करेगा बैंक रोड से, तो स्वाभाविक है कि स्कूटर अपने वर्टिकल डायरेक्शन से इनवर्ड क्या होगा, बेंड कर जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन भी जो स्कूटर के टायर से होकर के रोड के द्वारा एक्ट करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, वह भी वर्टिकल डायरेक्शन से, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन से क्या होगा, इंक्लाइन हो जाएगा, झुक जाएगा इनवर्ड, क्योंकि अब रोड जो है वो क्या हो गया, रोड में ढाल हो गया, बैंक रोड हो गया, रोड में ढाल हो गया, अंदर की ओर झुकाव हो गया। तो कोई भी व्हीकल वहां से पास करेगा, यहाँ तो स्कूटर है व्हीकल, तो वह क्या होगा, अंदर की ओर इनवर्ड बेंड कर जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, नॉर्मल रिएक्शन टायर्स सड़क के द्वारा, मतलब रोड के द्वारा टायर्स मतलब स्कूटर पर एक्ट करेगा, तो उसके टायर्स से होकर एक्ट करेगा। तो स्कूटर भी इस कर्व बैंक रोड पर जब इस ढाल वाली सड़क से होकर गुजरेगा, पास करेगा, तो वह भी वर्टिकल से अंदर की ओर बेंड कर जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन रोड का वह वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल से इंक्लाइन हो जाएगा। तो और वह इंक्लिनेशन कितना होगा, जितना एंगल ऑफ बैंकिंग है, रोड का जितना स्लोप है, अब तो रोड इंक्लाइन हो गया न्यू सिचुएशन में। इंक्लाइन रोड का नाम हम एसी दे देते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल था एबी, हॉरिजॉन्टल जबकि एबी है, हॉरिजॉन्टल जो है सरफेस एबी है, लेकिन रोड का जो अब न्यू स्ट्रक्चर है वह एसी स्लोप हो गया, इंक्लाइन हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है। इतने ही एंगल से नॉर्मल रिएक्शन भी, मतलब स्कूटर भी वर्टिकल डायरेक्शन से अंदर की ओर बेंड कर जाएगा। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वह बेंड कर गया वर्टिकल डायरेक्शन से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट करेगा एन कॉस थीटा, जबकि स्कूटर का जो वेट है, स्कूटर क्रॉस राइडर का वेट W=mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एंड जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर एक्ट करेगा सर्कुलर टर्निंग पर, कर्व टाइप रोड पर जो स्कूटर निगोशिएट कर रहा है, पास कर रहा है, उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनवर्ड। अब वह कहाँ से ऑब्टेन होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा। रोड का नॉर्मल रिएक्शन स्कूटर पर एक्ट करता है, उसका एक कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। वह कंपोनेंट कौन होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन का, वर्टिकल कंपोनेंट तो एन कॉस थीटा हो गया जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि वेट को बैलेंस कर देगा, एंड जो नॉर्मल रिएक्शन का जो अदर कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही, वह कौन होगा, एन साइन थीटा, और वही हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा स्कूटर को कितना, mv²/r। तो एन साइन थीटा ही जो हॉरिजॉन्टल, जो कि नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वह प्रोवाइड करेगा अब उस स्कूटर को नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स mv²/r according to the problem. Therefore we have now from this figure n sin theta, प्रॉब्लम 5 का सॉल्यूशन है,
एन साइन थीटा इक्वल्स टू, क्या प्रोवाइड करता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स टू द स्कूटर फॉर द टर्निंग, सेफ टर्निंग। तो एन साइन थीटा मतलब नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा, एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। जबकि नॉर्मल रिएक्शन का, रूट का नॉर्मल रिएक्शन जो स्कूटर प्रेट कर रहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में एन कॉस थीटा है, वह स्कूटर के वेट को, स्कूटर प्लस राइडर के वेट को बैलेंस कर लेगा। एंड एन कॉस थीटा इक्वल्स टू बैलेंसेस द वेट ऑफ द स्कूटर प्लस राइडर। एन कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है इस रिएक्शन फोर्स का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या रूट के द्वारा स्कूटर पर एक्ट करता है उसके टायर से, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन से जितना एंगल ऑफ बैंकिंग है उतने एंगल से अंदर की ओर इनवर्ट, माने इनवर्ट का मतलब क्या हो गया, मीन्स जो कर्व रोड है उसके इनर एज की तरफ, इनर एज के टुवर्ड्स इसका डायरेक्शन है नॉर्मल रिएक्शन का। और एंगल ऑफ बैंकिंग जितना है उसके बराबर, उसके इक्वल एंगल से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन से स्कूटर बेंड कर जाएगा, उस एंगल को ही मालूम करना है। तो एन कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड balances the weight of the scooter plus rider, that is n cos theta equal to mg। से इक्वेशन 2 डिवाइडिंग 1/2, जबकि नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वन ऑफ द कंपोनेंट्स n sin थीटा अब हॉरिजॉन्टल फोर्स व्हीकल को प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम में भी यह कहा गया है। तो डिवाइडिंग नाउ 1/2 वी विल ऑब्टेन द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, या कितने एंगल से स्कूटर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन से इनवर्ट मतलब रोड के इनर एज की ओर बेंड कर जाएगा, वह एंगल ऑब्टेन हो जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इक्वल्स टू, अब आरएचएस में इक्वेशन 1 का है एम बी स्क्वायर बाई आर, हॉरिजॉन्टल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द इनर एज ऑफ द रोड। तो एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, इक्वेशन 2 का डिनोमिनेटर में एम जी है, तो इट इज डिनोमिनेटर में एम जी होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, आरएचएस में एम से एम कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी। यह फॉर्मूला भी ऑब्टेन हो गया। कर्व लाइन रोड पर एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए जो फॉर्मूला होगा, कितने एंगल से रोड का बैंकिंग होगा या कितने एंगल से मोटर व्हीकल वर्टिकल डायरेक्शन से इनर रोड के इनर एज के टुवर्ड्स बेंड करेगा, वह फॉर्मूला कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी। बी का वैल्यू है प्रॉब्लम 4 वाला ही वैल्यू है, यूज होगा 36 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी से इक्वेशन नंबर 3, इस फॉर्मूला में अब डी आर एन जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो यह इक्वेशन सॉरी एंगल ऑफ बैंकिंग, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग का वैल्यू मालूम हो जाएगा। या स्कूटर वर्टिकल डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन से इनवर्ट अंदर की ओर रोड के इनर एज की ओर कितने एंगल से बेंड करेगा, तो वह एंगल ऑफ बैंकिंग के बराबर होगा। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी आर एन जी इन इक्वेशन नंबर 3, जो फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी, फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर ए कर्व बैंक रोड। वैसा रोड जिसमें स्लोप है, वैसा कर्व रोड जिसमें स्लोप है, तो उसका जो एंगल ऑफ बैंकिंग है ढाल कोण है, उसके लिए फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दैट इज 10 स्क्वायर पुट किया गया इस फॉर्मूला में। क्वेश्चन नंबर 3 tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू स्मॉल आर
radius of the circular hole multiplied by acceleration due to gravity, small g. So 10 square upon r, radius is radius of the circle turning is 30 meter multiplied by g, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन फॉर कन्वेनियंस सुविधा के लिए हमने जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज किया। अगर प्रॉब्लम में 9.8 दिया रहता, अगर प्रॉब्लम में भी 10 दिया रहेगा तब 10 यूज करेंगे, ऐसे 10 नहीं रहेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूजुअली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सुविधा के लिए फॉर कन्वेनियंस हमने जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। तो 10 स्क्वायर से न्यूमरेटर में 10 स्क्वायर, न्यूमरेटर में 10 है तो कैंसिल हो गया पावर, दैट इज 10 बचा और में 10 स्क्वायर दैट इज 100 अपॉन 10 न्यूमरेटर में है, तो 10 स्क्वायर अपॉन 10 दैट इज 10 बचा उसका, 10 इंटू 10 कैंसिल हो गया, दैट इज ओनली 10 बचा, तो 10 बाई 30 दैट इज 10 अपॉन 30, 0 से 0 फिर कैंसिल हो गया 1/3, सो tan थीटा इक्वल्स टू 1/3, therefore theta is equal to angle of banking, theta is equal to tan inverse 1/3, आंसर tan inverse 1/3, 1/3 को हम लोग 0.333 भी लिख सकते हैं, तो डिग्री में भी इसका आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, जो कि बुक में भी आंसर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 में भी अपना आंसर दिया है प्रॉब्लम 5 का, इतना आंसर पर भी मैं इसे सोचता हूँ। तो दिस इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5, दैट इज वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम 5 ऑफ चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन of the book Concepts of Physics Part 1 written by Dr. S. Useful for class 11 Physics, IIT JEE and NEET। तो इस वीडियो में इतना ही। Now this video is completed, in which we have solved exercises problems, problem 1 to 5 of chapter 7 circular motion of the book Concepts of Physics Part 1। Now we will meet soon in the next video of this chapter, that is with part 2. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Physics Quantum Classes।